हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज के इस वीडियो में हम जड़ तथा तने की आंतरिक संरचना में अंतर पढ़ेंगे। द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। जड़ और तने की आंतरिक संरचना में अनेक अंतर होते हैं। इनमें जो सबसे प्रमुख अंतर है वो क्या है कि जो रूट्स होती हैं यानी कि जो जड़ होती है, उनकी जो मूलीय त्वचा यानी कि एपिब्लेमा पर क्यूटिकल यानी कि उपचर्म और रंध्र यानी कि स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं, जबकि तने में वो क्यूटिकल और स्टोमेटा उपस्थित होते हैं एपिडर्मिस पर। मूल रोम यानी कि जो रूट्स के अंदर मूल रोम यानी कि रूट हेयर उपस्थित होते हैं, वो सदैव एक कोश के होते हैं, जबकि तने में वो मोस्टली बहुकोशिकीय होते हैं। तीसरा, जो हाइपोडर्मिस होती है अधस त्वचा, वो रूट्स में एब्सेंट होती है लेकिन तनों में वो उपस्थित होती है। चौथा, अंतस्थ त्वचा यानी कि एंडोडर्मिस पूर्णतः स्पष्ट होती है रूट्स में और कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं, जबकि जो अंतस्थ त्वचा है यानी कि एंडोडर्मिस है वो स्टेम में अल्प विकसित होती है और एक बीजपत्री तनों में वो अनुपस्थित होती है। संवहन पूल रूट्स के अंदर अरीय यानी कि रेडियल होते हैं, जबकि यहां पर संयुक्त यानी कि कॉन्जॉइंट और कॉन्सेंट्रिक यानी कि संकेंद्री टाइप के वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। रूट्स में जो आदि दारू यानी कि प्रोटोजाइलम होता है वो एक्सार्क होता है, अर्थात जाइलम की कंडीशन एक्सार्क होती है यानी कि बाह्य आदि दारू यानी कि प्रोटोजाइलम बाहर की ओर और मेटाजाइलम अंदर की ओर उपस्थित होता है, जबकि स्टेम में इसका रिवर्स होता है, एंडार्क यानी कि अंतः दारू कंडीशन अंतः आदि दारू कंडीशन पाई जाती है। मतलब कि जो स्टेम में जो जाइलम होता है उसमें प्रोटोजाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ होगा और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा। अब जो रूट होती हैं उसके अगेंस्ट स्टेम में कुछ अंतर पाए जाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर उपचर्म और स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, बहुकोशिकीय पाए जाते हैं। यही इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो स्टेम में पाए जाते हैं। अब जो द्विबीजपत्री तने हैं और जो एक बीजपत्री तने हैं उनमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। तो सबसे पहले तने की आंतरिक संरचना में जो विशेषताएं पाई जाएंगी वो क्या है कि बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर रूट हेयर्स पाए जाते हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, ये स्टेम का बेसिक फीचर है। दूसरा, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस उपस्थित होती है। तीसरा, जो तने में वैस्कुलर बंडल होते हैं कॉन्जॉइंट और कॉन्सेंट्रिक टाइप के होते हैं और एंडार्क कंडीशन पाई जाती है, और जो पत्तियों और शाखाओं की जो उत्पत्ति होती है वो सदैव एक्सोजीनस होती है, जबकि रूट्स में जो लेटरल रूट्स निकलती थी वो एंडोजीनस होती थी, अर्थात वो स्टीलर रीजन से निकलती है एंडोजीनस, जबकि जो स्टीलर रीजन से बाहर से निकलती हैं वो एक्सोजीनस कहलाती है। अब द्विबीजपत्री तने की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले हाइपोडर्मिस कॉलन काइमेटस होती है, ये विशिष्ट फीचर है डाइकॉट का। दूसरा, भरण ऊतक यानी कि जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल आदि में बटा होता है। तीसरा, संवहन पूल यानी कि वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होते हैं सामान्यतः और वो वर्धी यानी कि ओपन होते हैं, अर्थात कैम्बियम प्रेजेंट होती है। चौथा, जाइलम की जो वेसल्स होती है वो रैखिक क्रम में व्यवस्थित होती है और उनका जो कोण होता है वो एंगुलर होती हैं, कोणीय होती हैं वो। और लास्ट, जो द्वितीयक वृद्धि इनमें उपस्थित होती है स्टेम में, जबकि मोनोकॉट में समानता है वो एब्सेंट होती है। अब सूरजमुखी का जो तना होता है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को हम डाइकॉट के रूप में पढ़ते हैं। तो डाइकॉट में जो सबसे पहले लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, और एपिडर्मिस जो होती है वो पास पास स्थित सेल से मिलकर बनी होती है और इन पर ऊपर क्यूटिकल और स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर क्यूटिकल उपस्थित होगी। क्यूटिकल यानी कि उपचर्म इस पर उपस्थित होगा, बीच बीच में इसमें स्टोमेटा भी नजर आएंगे। इसके बाद जो इसके ठीक नीचे सेल्स होती है वो हाइपोडर्मिस होती है
और जो हाइपोडर्मिस होती है वो कॉलन काइमेटस बनी होती है और वो कई लेयर्स की बनी होती है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके बाद सामान्य कॉर्टेक्स यानी कि जनरल कॉर्टेक्स आता है जो पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना होता है और ये कई स्तरों का भाग होता है, बहुस्तरीय भाग होता है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं और इनकी सेल्स का जो मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थों का बनाना और उनका संचरण होता है, संचय करना होता है। एंडोडर्मिस इसके नीचे की तरफ जो प्रेजेंट होती है सेल लेयर वो एंडोडर्मिस कहलाती है। हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के नीचे ये एंडोडर्मिस। अंतस्त्वचा, एंडोडर्मिस की सेल ढोलक के आकार की होती है, बैरल शेप्ड होती है और उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। सुबेरिन का जमाव होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, लेकिन जो प्रोटोजाइलम के ठीक सामने सेल्स होती हैं उन्हें पैसेज सेल बोलते हैं। इसके बाद पेरिसाइकिल जो होती है वो पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है और कभी कभी पैरेन्काइमा के साथ साथ स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होती हैं और वो एक या एक से ज़्यादा स्तर वाली हो सकती हैं। और इनमें कभी कभी लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है पैरेन्काइमेटस सेल में, तब इन्हें बास्ट, ड्रड बास्ट यानी कि हार्ड बास्ट कहते हैं, जब इनमें डिपोजिशन हो जाता है किसका, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। वेस्कुलर बंडल इनमें एक रिंग में लगे होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, वो कोलेट्रल होते हैं और ओपन होते हैं, यानी कि जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पर कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल का मतलब फ्लोएम बाहर जाइलम अंदर की तरफ और ओपन का मतलब वेस्कुलर बंडल्स के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होती है। फ्लोएम परिधि की ओर होती है और जाइलम केंद्र की ओर होता है और जाइलम की जो कंडीशन होती है वो एंडार्क होती है, अर्थात प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ उपस्थित होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि के समय सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है। सेकेंडरी जाइलम केंद्र की तरफ बनता है जबकि सेकेंडरी फ्लोएम बाहर परिधि की ओर बनता है। मज्जा रश्मि, दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मज्जा रश्मि या मज्जा किरणें भी बोल देते हैं हिंदी में। मज्जा किरणें यानी कि पित्त रेज और मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज बोलते हैं। जो मेडुलरी रेज होता है वो पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनी होती है और वो पास पास स्थित होती है और इनका जो मेन काम होता है वो अरीय स्थानांतर यानी कि रेडियल पदार्थों का लेटरल साइड में, पार्श्व दिशा में, रेडियल दिशा में ट्रांसपोर्ट करना होता है। अंदर की तरफ पित्त प्रेजेंट होती है जो पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनी होती है और पैरेन्काइमा सेल्स का जो प्रमुख कार्य होता है वो जल और भोज्य पदार्थों का संग्रह करना होता है, स्टोरेज करना होता है। अब हम एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना और द्विबीजपत्री तने और एक बीजपत्री तने में अंतर पढ़ेंगे। एक बीजपत्री तने में जो बाह्य लेयर होती है वो डाइकॉट के समान एपिडर्मिस ही होती है और एपिडर्मिस पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनी होती है और इनमें क्यूटिकल और स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टोमेटा की संख्या काफ़ी कम होती है डाइकॉट की तुलना में और यहाँ पर जो हेयर्स होते हैं उसमें हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो मल्टी सेलुलर्स होते हैं। अब जो इसके नीचे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस जो डाइकॉट में थी वो कॉलन काइमेटस थी यानी कि स्थूल कोणों तक की बनी होती थी, लेकिन यहाँ पर यह द्रढ़ूतक की बनी होती है क्योंकि यहाँ इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना होता है, एक्स्ट्रा रक्षण करना होता है, इसलिए यहाँ पर ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है अर्थात द्रढ़ूतक की बनी हुई होती है और ये प्रायः 3 से 4 कोशिकीय मोटा स्तर होता है जिसमें 3 से 4 लेयर्स होती हैं और इनमें कोशिका भित्ति मोटी होती है और उनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है
और इसका प्रमुख कार्य यांत्रिक सहारा देना होता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देना होता है। इसके बाद इसके नीचे की तरफ जो होता है वो डाइकोट के समान कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल एटसेट्रा में ये बटा हुआ नहीं होता, और इसका नीचे का सारा भाग ग्राउंड टिश्यू कहलाता है, भ्रूण ऊतक कहलाता है। और इस भ्रूण ऊतक के अंदर इसके संवहन पूल, संवहन बंडल यानी कि वैस्कुलर बंडल बिखरी अवस्था में पाए जाते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। और मोनोकॉट स्टेम में दो तरह के वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, छोटे और बड़े। जो बड़े वैस्कुलर बंडल होते हैं वो केंद्र की तरफ उपस्थित होते हैं, जबकि छोटे बंडल जो होते हैं वो परिधि की होते हैं। तो परिधि की ओर छोटे वैस्कुलर बंडल और केंद्र की ओर बड़े संवहन बंडल पाए जाते हैं। संवहन बंडल जो होते हैं उनके चारों तरफ बंडल शीट प्रेजेंट होती है, जो उनको सपोर्ट देती है। और ये जो बंडल शीट होती है इसमें, जिसे हम पूल आच्छाद्य बोलते हैं, वो दृढ़ूतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमर टिश्यूज़ की बनी होती है, जिससे उसको एक्स्ट्रा मजबूती मिलती है। और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं इनमें कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल होते हैं और कभी कभी कॉन्सेंट्रिक होते हैं, लेकिन अक्सर कैसे होते हैं, अवर्धी यानी कि क्लोज्ड होते हैं, अर्थात इनमें कैम्बियम अनुपस्थित होती है। इसीलिए इनमें द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ अक्सर नहीं होती, अगर होती है तो विशेष प्रकार की होती है। और इसमें जो नीचे की तरफ होती है पित्त और पित्त जैसी संरचनाएं या पित्त रेज जैसी संरचनाएं दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि जो इसमें अंदर का जो पोर्शन होता है ग्राउंड टिश्यू वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता अनेक संरचनाओं में। अब हम डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में अंतर पढ़ेंगे, क्योंकि लगभग सेम संरचना थी, हमने अंतर पढ़ लिया, तो अंतर पढ़ते ही हम बाकी सब संरचना ऐसे ही लिखेंगे। अब जो बाह्य त्वचा की जो सेल्स होती है द्विबीजपत्री तने में वो बड़ी होती हैं, जबकि एक बीजपत्री में जो बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस की सेल होती है वो अपेक्षाकृत छोटी होती है, अगर हम द्विबीजपत्री तने के से कंपेयर करें इसको। द्विबीजपत्री में जो उपचर्म स्तर होता है यानी कि जो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल का स्तर जो होता है वो पतला होता है, जबकि यहाँ पर अच्छा स्पष्ट होता है। द्विबीजपत्री तने में जो हाइपोडर्मिस होती है वो स्थूल कोण ऊतक यानी कि कोलन काइमा की बनी होती है, जबकि जो एक बीजपत्री तने में एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए, रक्षण करने के लिए, सहारा देने के लिए वो स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ ऊतक की बनी होती है। स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ ऊतक की बनी होती है। मोनोकॉट और डाइकॉट में जो भ्रूण ऊतक होता है बलकुट, एंडोडर्मिस यानी कि अंतस्त्वचा, परिरंभ आदि में बटा हुआ होता है, जबकि यहाँ पर ये बटा हुआ नहीं होता और सिंपल जो पूरा होता है उसको हम केवल सिंपल ग्राउंड टिश्यू या भ्रूण ऊतक कहते हैं। मज्जा रश्मि यानी कि जो इसमें यहाँ पर प्रेजेंट होती है सेल्स जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में होती हैं, उनको हम मेडुलरी रेज बोलते हैं, मज्जा रश्मि बोलते हैं। तो वो पैरेन्काइमा सेल से बनी होती हैं यानी कि मृदूतक से बनकर बनी होती हैं, लेकिन इनमें अनुपस्थित होती है। इनमें मिड रेज, मेडुलरी रेज नहीं होती, क्योंकि अंदर का सारा पोर्शन जो होता है वो ग्राउंड टिश्यू होता है। इनमें बंडल शीट अनुपस्थित है। इनके वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो मोनोकॉट में प्रेजेंट होती है दृढ़ूतक की यानी कि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की बंडल शीट प्रेजेंट होती है, वो एब्सेंट होती है, लेकिन मोनोकॉट में यहाँ पर इसके चारों तरफ बंडल शीट प्रेजेंट होती है जो उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है, क्योंकि अंदर से ये खोखला होता है, अंदर से ये इतना सपोर्टिव नहीं होता है। इनमें संवहन पूल संयुक्त होते हैं यानी कि कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल होते हैं अथवा बाइकोलेट्रल होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, ओपन होते हैं, वर्दी होते हैं, मतलब कैम्बियम प्रेजेंट होता है। और इसीलिए इनमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। लेकिन इनमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो संयुक्त होते हैं यानी कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेट्रल हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी सेकेंडरी भी होते हैं, और लेकिन हमेशा क्या होते हैं, अवर्धी होते हैं यानी कि क्लोज होते हैं, अर्थात इनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। इसीलिए कैम्बियम एब्सेंट होने के कारण इनमें द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। संवहन पूलों की संख्या इनमें सीमित होती है, जबकि इनमें असीमित होती है यानी कि संवहन पूल ज़्यादा होते हैं इनमें। संवहन पूल वलय में व्यवस्थित होते हैं डाइकॉट में,
जबकि उनकी जो आकार होता है वो समान होता है, लेकिन यहाँ पर वो संवहन पूल वलय में व्यवस्थित नहीं होते, बिखरे रहते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं और वो छोटे तथा बड़े दो प्रकार के होते हैं। छोटे वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो परिधि की तरफ लगे होते हैं, जबकि बड़े जो होते हैं वो सेंटर की तरफ यानी कि केंद्र की तरफ लगे होते हैं। और फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स उपस्थित होती है, जबकि इनमें फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स अनुपस्थित होती हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।